हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन टेक्निकल स्टडी में आज हम लोग ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर पर डिस्कशन करेंगे। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर और ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर में एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर से इससे कुछ न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग आज इस पर डिस्कशन करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है हम लोगों को। फ्लक्स प्रति पोल यूनिट वेबर में होगी, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर, पी नंबर ऑफ पोल्स, ए नंबर ऑफ आर्मेचर पाथ और एन नंबर ऑफ स्पीड इन आरपीएम। तो आपने पढ़ा होगा या आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ कैसे उत्पन्न होगा। तो किसी कंडक्टर में ईएमएफ, यदि मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को हम घुमाएं तो कंडक्टर फ्लक्स परिवर्तन होना चाहिए। यदि कंडक्टर में फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये फैराडे का नियम है। आप फैराडे के नियम को पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो आप बताइएगा, हम लोग फैराडे के नियम पर एक लेक्चर ले लिया जाएगा। तो यदि किसी कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, कैसे ईएमएफ उत्पन्न होता है? किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएं तो उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यदि फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होगा। यानी कि ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। तो यानी कि चेंज इन फ्लक्स, किसमें? कंडक्टर में, प्रति कंडक्टर। चेंज इन फ्लक्स प्रति कंडक्टर इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में। इन वन रिवोल्यूशन ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर के एक रिवोल्यूशन में फ्लक्स में चेंज जो होगा, मान लीजिए फ्लक्स को आपने फाई से डिनोट किया तो चेंज इन फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू एक पोल फाई प्रति पोल। यानी कि फ्लक्स क्या है? प्रति पोल। यानी कि एक पोल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स फाई है, तो आपके पास कुल कितने पोल हैं? पी पोल हैं। तो पी पोल द्वारा उत्पन्न हुआ फ्लक्स क्या हो जाएगा? पी फाई हो जाएगा, पी फाई। अब यहाँ बात आती है कि एक रिवोल्यूशन, आपने तो यहाँ पे क्या किया कि कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया। तो जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया तो फ्लक्स में पी फाई परिवर्तन आया। जब फ्लक्स में पी फाई परिवर्तन आया तो इस फ्लक्स में पी फाई परिवर्तन होने में समय भी लगा होगा। तो कितना टाइम लगा? तो टोटल टेकन टाइम इन वन रिवोल्यूशन ऑफ आर्मेचर, वन ऑफ आर्मेचर। तो कितना टाइम लगेगा? टोटल टेकन टाइम वन रिलेशन, मान लिया कि dt है आपका, dt इक्वल टू यानी कि मोटर की स्पीड कितनी है? n आरपीएम। यानी कि स्पीड कितनी है? यानी कि हमारे जनरेटर के आर्मेचर की स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? n आरपीएम। यानी कि 1 मिनट में n चक्कर कर रहा है। तो टोटल कितना टाइम लेगा? तो टोटल टाइम कितना लेगा? 60/m। कितना टाइम लेगा? 60/m। तो अब क्या कहते हैं, ईएमएफ कितना जनरेट होगा? तो जनरेटेड ईएमएफ कितनी होगी? जनरेटेड ईएमएफ प्रति कंडक्टर, क्योंकि आप एक कंडक्टर को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन कितने कंडक्टर की बात किया? तो प्रति कंडक्टर, जनरेटेड ईएमएफ प्रति कंडक्टर। जनरेटेड ईएमएफ प्रति कंडक्टर क्या होगा? डी फाई बाई डी टी। जनरेटेड ईएमएफ प्रति कंडक्टर कितना होगा? जनरेटेड ईएमएफ प्रति कंडक्टर डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे आप देखिए डी फाई का वैल्यू क्या है? पी फाई है। तो यहाँ से आप निकालिए पी फाई
बटा के क्या आपका टाइम कितना है, dt टाइम कितना है 60/n, तो ये हो जाएगा आपका 60/n, तो इक्वल टू कितना हो गया 5Np/60। तो जनरेटेड ईएमएफ प्रति कंडक्टर, यानी कि जनरेटेड ईएमएफ प्रति कंडक्टर कितना आया 5Np/60, कितना आया 5Np/60। अब टोटल ईएमएफ कितना होगा, टोटल ईएमएफ कितना होगा, यानी कि टोटल ईएमएफ Eg इक्वल टू बात करें Eg इक्वल टू, तो टोटल ईएमएफ Eg क्या होगा, तो टोटल ईएमएफ Eg होगा जनरेटेड पैरेलल पाथ, यानी कि जनरेटेड ईएमएफ प्रति पैरेलल पाथ। टोटल ईएमएफ Eg कितना होगा जनरेटर द्वारा जनरेटेड ईएमएफ प्रति पैरेलल पाथ। जनरेटेड तो टोटल ईएमएफ Eg इक्वल टू जनरेटेड ईएमएफ प्रति पैरेलल पाथ। तो यहाँ से जनरेटेड ईएमएफ प्रति पैरेलल पाथ, जनरेटेड ईएमएफ प्रति पैरेलल पाथ, तो जनरेटेड ईएमएफ क्या है, सबसे पहले जनरेटेड कंडक्टर, जनरेटेड ईएमएफ प्रति कंडक्टर, जनरेटेड ईएमएफ प्रति कंडक्टर इनटू नंबर ऑफ सीरीज कंडक्टर नंबर ऑफ सीरीज कंडक्टर प्रति पैरेलल पाथ। यानी कि टोटल ईएमएफ जनरेटेड जो Eg होगा यह क्या होगा जनरेटेड ईएमएफ प्रति पैरेलल पाथ, यानी कि जनरेटेड ईएमएफ प्रति पैरेलल पाथ क्या होगा जनरेटेड ईएमएफ प्रति कंडक्टर इनटू नंबर ऑफ सीरीज कंडक्टर इन प्रति पैरेलल पाथ। तो नंबर ऑफ सीरीज कंडक्टर प्रति पैरेलल पाथ कैसे होगा, तो नंबर ऑफ सीरीज, यानी कि आप पहले यहाँ पे देखिए कि जनरेटेड ईएमएफ प्रति कंडक्टर, ये जो जनरेटेड ईएमएफ प्रति कंडक्टर आपने यहाँ से फाइंड आउट कर रखा है, तो कितना होगा 5Np/60 5Np/60 इनटू टोटल आपका कंडक्टर कितना है, टोटल आपका कंडक्टर Z, आर्मेचर पर कुल कितने कंडक्टर हैं Z, तो आर्मेचर पर कुल Z कंडक्टर हैं। तो एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर आ रहे हैं, प्रति पैरेलल पाथ सीरीज में कितने कंडक्टर जुड़े हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि डीसी मोटर या डीसी जनरेटर की जो वाइंडिंग होती है सीरीज पैरेलल में होती है, यानी कि पैरेलल पाथ में कुछ डिवाइड किया जाता है सारे कंडक्टरों को और प्रत्येक पैरेलल पाथ में कुछ कंडक्टरों को सीरीज में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर हैं, तो पैरेलल पाथ आपको यहाँ से A इक्वल टू पैरेलल पाथ है, तो A यहाँ से अगर कितने पैरेलल पाथ हैं डिवाइड कर दिया जाए तो प्रत्येक पैरेलल पाथ में सीरीज में कंडक्टरों की संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी जनरेटेड ईएमएफ कितनी आ गई, ज़रा देखिए आप। Eg इक्वल टू 5 आपका एक कंडक्टर है, तो यहाँ से हम लोग एक साथ ले लें तो ZNp/60A 560 ये आपकी ईएमएफ इक्वेशन है जो कि आपके जनरेटर में उत्पन्न होती है। तो यहाँ से इसको हम लोग मिट दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा इसे। आपने यहाँ से देखा कि जो मोटर में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, मोटर में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, आपने देखा कि जनरेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वह क्या है, Eg इक्वल टू 5ZNp/60। तो ये क्या है, पैरेलल पाथ हैं, ये पैरेलल पाथ हैं।
तो यहाँ से आप देखेंगे ए इज इक्वल टू, यदि वेव बाइंडिंग है, कौन सी बाइंडिंग है, वेव बाइंडिंग है, तो 2 किसके लिए, वेव बाइंडिंग के लिए, वेव बाइंडिंग के लिए 2, और लैब बाइंडिंग के लिए ए इक्वल टू पी। तो लैब बाइंडिंग के लिए जब ए इक्वल टू पी लेंगे तो लैब बाइंडिंग के लिए है ये, लैब बाइंडिंग के लिए याद रखिएगा। तो ए, अगर आप यह दे दिया जाए आपको क्वेश्चन की वेव, किसी भी जनरेटर में वेव बाइंडिंग किया गया है और उसमें जनरेटेड ईएमएफ बताइए क्या है, तो आप यहाँ पे ए के बजाय, वेव बाइंडिंग है तो ए के बजाय 2 रखेंगे। जब ए के बजाय 2 रखेंगे तब क्या होगा, आप ज़रा इसको देखेंगे क्या होगा, इक्वेशन क्या बन के आता है। यदि ए की जगह, ए के स्थान पे 2 रखेंगे तो आपका जनरेटेड ईएमएफ ईजी आएगा 5ZNP अपान 60 × 2, यानी कि 5ZNP अपान 120 यानी 120, ये आपका जनरेटेड ईएमएफ होगा। अब यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि वेव बाइंडिंग की बजाय लैब बाइंडिंग है, तो यदि लैब बाइंडिंग है तब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तब ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में कोई न कोई इस तरह का मिलेगा। कैसे मिलेगा ज़रा देखते हैं। यदि लैब बाइंडिंग है तो बिल्कुल इसी की तरह Eg इज इक्वल टू लैब बाइंडिंग के लिए, लैब बाइंडिंग के लिए क्या होगा, Eg इज इक्वल टू 5ZNP। बिल्कुल वैसे ही सिर्फ आपको क्या करना है, ए की जगह कुछ और रखना है। ए की जगह क्या रखना है, लैब बाइंडिंग के लिए इज इक्वल टू पी, यानी पैरेलल पाथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 60 × P। तो आप देख रहे हैं P से P कैंसिल हो जाएगा, तो Eg इज इक्वल टू 5ZN अपान 60। ये आपके लिए आपके लैब बाइंडिंग द्वारा किए हैं, लैब बाइंडिंग वाले जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ होगा। अब हम लोग देखें कि और किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से एग्जाम में और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए फिर से देखें ज़रा। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या था, ज़रा एक बार लिख लीजिए। Eg इज इक्वल टू 5ZNP अपान 60A। तो आप देखेंगे कि जब मोटर की डिज़ाइन होती है, यदि मोटर का हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो जब मोटर का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो हम लोग नंबर ऑफ़ कंडक्टर नहीं चेंज कर सकते। पैरेलल पाथ भी आपकी कांस्टेंट हो जाती है। आप 60 तो नंबर है ही, तो कांस्टेंट होना ही है। और फिर आपका पोलों की संख्या भी आप जितना डिज़ाइन कर लेते हैं वही रह जाती है, फिर उसको आप नहीं बदलते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे जनरेटेड ईएमएफ Eg इज इक्वल टू Eg प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका, क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स, तो फाई। फिर और क्या चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ स्पीड, यानी आर्मेचर की स्पीड। यानी आप देख रहे हैं यदि जनरेटर में फ्लक्स, आर्मेचर पर पड़ने वाले फ्लक्स की संख्या, नंबर ऑफ फ्लक्स, यानी कि बल रेखाएं अगर हम अधिक कर दें, यानी नंबर ऑफ फ्लक्स बढ़ा दें, तो उत्पन्न ईएमएफ है आपका बढ़ जाएगा। और वहीं पर यदि आप आर्मेचर की स्पीड बढ़ा दें तब भी ईएमएफ उत्पन्न होने वाला ईएमएफ, यानी कि जो जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होगा वह बढ़ जाएगा। और यदि आप इन दोनों को बढ़ा देते हैं तो भी यह बढ़ जाएगा। और अगर इनमें से किसी एक को आप घटाते हैं या फिर दोनों को घटाते हैं तो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ आपका घट जाएगा। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो हम लोगों ने यहाँ पे फ्लक्स लिया, यह फ्लक्स
एक्चुअल में इस तरह से लिया है कि जैसे कि आपका ये पोल है, मान लीजिए कि, और आपका पोलसूल, इसमें पोलसूल लगा हुआ है, तो और फिर आपका ये आर्मेचर है। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये एन पोल है, तो जब बल रेखाएँ निकलेंगी तो बल रेखाएँ इस तरह से आपकी बल रेखाएँ इस पर आर्मेचर पर पड़ेंगी। लेकिन तो यहाँ पे जो बल रेखाएँ आर्मेचर पे पड़ रही हैं, फ्लक्स फाई, हम लोगों ने यह लिया है कि ये सारी बल रेखाएँ पूरे पेरिफेरल पर आर्मेचर के पड़ती हैं, इस तरह से मान रखा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये बल रेखाएँ जो होती हैं इस आर्मेचर के सिर्फ 60% से 80% पर ही पड़ती हैं। तो हम लोगों को यदि ईएमएफ इक्वेशन ज्ञात करना है और न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करना है, तो उसको जानते समय, ज्ञात करते समय हम लोग यहाँ पे इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे कि बल रेखाएँ कितनी आर्मेचर पर पड़ रही है। तो इस तरह से आपको ईएमएफ इक्वेशन उम्मीद है समझ में आया होगा। और हम अगर जहाँ पे प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।